हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं कि ये वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो आप सभी को पता है कि 2 टॉपिक्स यहाँ पे ट्रेंडिंग में चले हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक होने वाला है हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग। उसके रिलेटेड भी बहुत सारे कैंडिडेट को वेट था कि कैबिनेट मीटिंग में टीचर्स के लिए पॉलिसी का गठन किया गया है या कमीशन बेस पे भर्तियाँ होगी या क्या डिसीजन हुए हैं। तो उसके रिलेटेड पार्ट 1 में मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया है कि किस तरह के डिसीजन लिए गए हैं। होप सो बहुत सारे कैंडिडेट ने देख ली होगी। और ये जो वीडियो होने वाली है सेकंड ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बातें सामने आई हैं, जो नोटिफिकेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फुल डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाली गई है ये कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं है, ये ऑफिस के लिए भी होने वाली है। जो भी कमीशन है उसके बारे में भी यहाँ पे बातें बताई गई हैं, उनकी किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके बारे में भी जो बातें हैं यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन की है। तो जो भी कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है या वो फ्यूचर में देख रहा है, तो उसको यहाँ पे इन सभी रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के सभी RNP जो रूल हैं उनके बारे में बताया गया है। और उसी भी यहाँ पे आप आगे वाली जो भी तैयारी है, चाहे क्लास 1 की भर्ती है, क्लास 2 की है या क्लास 3 की है, तो उनकी तैयारियां आप कर सकते हैं। और ये जो रूल होने वाले हैं तो ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, जो कि 2023 रूल के भी यहाँ पे इनका यहाँ पे गठन किया गया है। और ये तब पास होंगे जब सेक्रेटरी जो हैं वो अपने सिग्नेचर कर देंगे और जो कमीशन होगा उसकी भी वहाँ पे रजामंदी होगी। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, ये अभी सभी लोगों को देखा जाएगा, सभी लोग इसके ऊपर रिव्यू देंगे। चाहे हम हैं जो स्टूडेंट है जो अप्लाई करेंगे, या दूसरे जो भी कमीशन रहेगा, या जो भी सेक्रेटरी रहेंगे, या जो भी वहाँ पे चेयरमैन होंगे, तो उन सभी को देखा जाएगा और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या क्या काम करेगा, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्लैरिटी से जानेंगे। और अभी तक यूट्यूब में आपको सच एज ए वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ। और जब मैंने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया तो बहुत सारे जो फैक्टर थे वो देखने को मिले। तो जो फैक्टर मैं आपको बता सकता हूँ तो वो सभी बताऊँगा। और ये जो फुल PDF है इसको हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी सी हो जाएगी, बट आपको मैं शुरू में बता रहा हूँ कि वीडियो को फुल देखना, तभी आपको एक अच्छी क्लैरिटी होगी। और उसके बाद आप जो अपना डिसीजन है वो दे सकते हैं। अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, इधर उधर से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या जब आप खुद रीड करेंगे तो इसको पूरा रीड करना पड़ेगा, देन आपको क्लैरिटी होगी। तो एक तरह का ये जो PDF है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं, थोड़ा सा क्या हम इसको अच्छे से जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली के लिए यहाँ पे बताया गया है। और द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके जो भी प्रोसीजर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के रूल्स होने वाले हैं 2023 के, उनको यहाँ पे अमेंड किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जो कि अलग अलग तरह के रूल्स जो हैं वो होने वाले हैं। और इसको नाम भी यही दिया गया है, द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्रोसीजर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के जो रूल हैं वो बताया गया है। और इन रूल्स के ऊपर जो भी रहेगा इमीडिएट इफेक्ट रहेगा इन रूल्स का। और जो भी डिसीजन रहेगा कमीशन का, और इसके अलावा सेक्रेटरी जो रेलेवेंट फाइल में यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो करेंगे, और उसके बाद ही इन सभी को चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा और देन जो भी रूल है उनको फाइनल किया जाएगा। तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। ये फ्रंट पेज होने वाला है, तो डिटेल में हम पूरा ही जो PDF है उसके बारे में जानेंगे। तो डेफिनेशन में इन्होंने सिर्फ ये चीज़ें बताई है कि जो एडवर्टीजमेंट है, चेयरमैन क्या होते हैं, या कमीशन है, जो कमेटी है, या जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है उसमें इनवाइट किया जाता है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, जिनके लिए जो भी वैकेंसी निकाली जाती हैं तो उनके लिए कैंडिडेट जो हैं जो अप्लाई करते हैं। और चेयरमैन जो रहेगा वो आर्टिकल 316 के भी हाथ पे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी हाथ पे वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, तो वो अपॉइंट किया जाएगा। और उसी भी हाथ पे जो भी भर्तियों का प्रोसेस रहेगा या कमीशन का जो भी प्रोसेस रहेगा, कमीशन को किस तरह से हैंडल करना है, तो वो चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। और कमीशन का क्या मतलब होता है, तो कमीशन का होता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। इन सभी के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट को पता होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो उस तरह से यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ये बताया हो कि क्या क्या जो प्रोसेस है पूरी भर्तियों में, जो भी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की होने वाली है, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो भी फॉर्म है वो हमें पता होना चाहिए।
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं। OMR सीट क्या होती है, OTRS क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इसके अलावा सेक्रेटरी कौन होता है, तो वो सारी ही चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे बनाए जाते हैं। जो भी अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो कमीशन के बारे में है या जो भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो एक नॉर्मल सी इन्होंने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे SAT हमारे लिए होने वाला है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। ये कुछ अलग तरह की चीज़ है। यहाँ पे ये जो इन्होंने रूल यहाँ पे इन्होंने अमेंड किए हुए हैं, तो ये यहाँ पे SSC की तरह लग रहे हैं कुछ, और CHL के लिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। तो अलग अलग स्टेट में भी इन रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो उस बिहाफ पे ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ट्रांजैक्शन जो रहेगी बिजनेस की, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ये एक तरह का बिजनेस है और एक कमीशन है, तो उसमें किस तरह की ट्रांजैक्शन होगी, तो उसमें जो रोल रहेगा वो कमीशन का रहेगा। और उसके अलावा जो भी चेयरमैन है या सेक्रेटरी हैं उनका यहाँ पे रोल होने वाला है। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, क्योंकि ये जो PDF है ये ऑफिस यूज़ के लिए भी है और कैंडिडेट्स के लिए भी होने वाला है। तो इस तरह से सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होने वाली है, हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि क्या और किस तरह से जो प्रोसेस है ये कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो जिस तरह से एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है, कौन कौन सी वैकेंसी होती है, उसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उसमें एज लिमिट देखी जाती है, फ़ी देखी जाती है, दी है या नहीं दी है, और लास्ट डेट जो रहेगी उसमें आपको 28 डेज़ जो हैं वो दिए जाएंगे यहाँ पे भर्तियों को कंडक्ट करने के लिए। जो भी इनका प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन अप्लाई करने का जो रहता है, तो यहाँ पे हम डेज़ को भी काउंट करेंगे कि विद इन कितने टाइम में हमारा जो प्रोसेस है पूरा ही वो कंप्लीट होगा। तो 28 डेज़ देंगे ये ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा तो वो भी हम जानेंगे। फिर इन्होंने बताया कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ये हमें पहले भी पता होता है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो PDF में प्रोवाइड करवाई गई हैं। और जो एग्जामिनेशन है, जो फ़ी रहती है वो भी हमें पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से हमें फ़ी वहाँ पे सबमिट करवानी पड़ती है, अलग अलग कैटेगरीज। और जो भी अलग अलग जो रूल रेगुलेशन रहते हैं कैटेगरीज पे 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, तो उस बिहाफ पे जो फ़ी है हमें सबमिट करवानी पड़ती है। और इसके अलावा 28 डेज़ अभी मैं बता रहा था, तो यहाँ पे आपने देख लिया, और 21 डेज़ भी लग सकते हैं यहाँ पे भर्तियों के प्रोसेस के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के बिहाफ पे। मिनिमम आपके 21 और मैक्सिमम 28 डेज़ होने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो भी प्रोसेसिंग रहेंगी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो OTR रहता है, तो उसमें सारी ही जो सिलेक्शन प्रोसेस जो देखे जाएंगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, तो विद इन वो 7 डेज़ में निकाल दिए जाएंगे। 7 to 10 डेज़ के बीच में जो भी आगे का जो उनका एग्ज़ाम होगा या जो भी आगे की चीज़ें होंगी वो भी हम जानेंगे। बट यहाँ पे आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। हम पूरा ही काउंट करेंगे कि कितना टाइम टोटल लगने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई है। मेनली हमारे लिए ये बात होने वाली है, यहाँ पे जो छटनी की प्रक्रिया वो भी शुरू हो जाएगी, और सारी ही चीज़ें देखने के बाद आपको SMS के थ्रू या जो भी आपका कॉल लेटर रहेगा तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का इन्होंने जो प्रोसेस है वो बताया हुआ है। तो इस तरह से जानकारी जो है, जो पहले होता है प्रोसेस, वही यहाँ पे ये कंडक्ट करवा रहे हैं, और उसी के लिए यहाँ पे इन्होंने सारी ही जो चीज़ें हैं वो मेंशन की हुई हैं। और इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं कि यहाँ पे कई बार ऐसा है ना कि ये चीज़ें भी आपको बता देता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी कैंडिडेट है, वहाँ पे उसका एग्ज़ाम है या पर्सनैलिटी टेस्ट है, और उसमें कोई ना कोई वो गलत चीज़ें वहाँ पे करता है, या उसका बिहेवियर वहाँ पे गलत होता है, या इसके अलावा उसका वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो हो जाती है, जैसे कोई मोबाइल यूज़ करने लग पड़ता है या कुछ और चीज़ें लग पड़ता है करने, तो उसमें उसको बिठाया नहीं जाएगा। कोई भी वॉयलेंस वहाँ पे वो क्रिएट करता है तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है, जिस भी तरह की वो वॉयलेंस करेगा। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि ये पहले भी होता है, बट ये भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हैं, और इसके बारे में भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताई हैं। और इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम सीधा चल पड़ते हैं, सीधा जो भी होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस, कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस करवाया जाएगा। कुछ पर्टिकुलर पोस्टों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है, रूल रेगुलेशन जो है वो पुराने ही होने वाले हैं, और कुछ अलग तरह की पोस्टें हैं उनके लिए जो भी रूल रेगुलेशन होंगे वो उन्होंने अलग बताए हैं। तो क्लास 1 और क्लास 2 की पोस्टों के लिए अब यहाँ पे बात करें तो किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी जो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं वो मेंशन की हुई हैं, कि जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कार्य की जो भर्तियाँ होंगी उनके लिए अलग तरह के रूल हैं, जो इन्होंने पहले बताया वो मैं आपको बताऊंगा, उस तरह के फॉलो होंगे। और बाकी जो भी भर्तियाँ होंगी उनके रूल इस तरह के ही होने वाले हैं, जिसमें 2 टाइप्स आपके जो पेपर है, रिटन पेपर हो सकते हैं या टेस्ट जो हैं वो होने वाले हैं, और वो कंडक्ट होंगे सेम डे में। मॉर्निंग और इवनिंग सेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, और उसके बाद आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है तो वो देखा जाएगा। तो पेपर 1 CBT के भी यहाँ पे होगा, या ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपको 1 आवर यहाँ पे दिया जाएगा
100 मार्क्स यहाँ पे होने वाले हैं, 100 ही क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिनको हम MCQ भी कहते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी होने वाली है। इसके बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, बट हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं तो वो 30 मार्क्स के आएंगे। और इसके साथ नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। और इसमें ये भी होने वाला है कि जैसे आपको ABCD उस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर मान लो कि आप इनमें से किसी को भी चूज़ नहीं करते हैं, आपको ये कन्फ्यूज़न है कि इनमें से कोई भी चूज़ हम नहीं करेंगे, तो इसमें ये होगा कि आपको एक E ऑप्शन जो है वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आप उसको चूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं दी जाएगी। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे इस तरह का जो फर्स्ट स्टेज आपका है, जो कि पेपर 1 बोल सकते हैं या टायर 1 बोल सकते हैं, तो वो होने वाला है। और सेकंड के बारे में बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें मैथ्स के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में, तो उस तरह की चीज़ें जो है, रीजनिंग जो है वो यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की है। तो एक तरह का पॉजिटिव फैक्टर है या नेगेटिव फैक्टर है, वो भी आप ज़रूर बताना। और उसके बाद होगा पेपर 2, और पेपर 2 जो रहेगा और पेपर 1 जो रहेगा वो सेम ही डे पे होगा, और मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में ये कंडक्ट करवाए जाएंगे। और पेपर 2 को हम बोल सकते हैं SAT का मतलब है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें जैसे आप होता है ना कि जो IT का जो भी एग्ज़ाम होता है और उसमें आपको जो IT के रिलेटेड ही जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, आपका एक और टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। और जूनियर अकाउंटेंट का हो तो अकाउंटेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो IT में कंप्यूटर्स के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो उस तरह से जिस भी यहाँ पे आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, जिस पोस्ट के लिए होंगे, तो उस भी यहाँ पे सब्जेक्ट के भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे पूछे जाएंगे। और 120 मार्क्स का ये होने वाला है। सिलेबस डिसाइड किया जाएगा कमीशन के भी यहाँ पे टाइम टू टाइम। और यहाँ पे सिलेबस के बारे में क्लैरिटी नहीं दी है, तभी मैंने आपको बताया कि जो भी IT या जूनियर अकाउंटेंट का जो भी पोस्टों का क्राइटेरिया होता है, तो उस तरह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो होने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे सिंगल स्लॉट रहने वाला है, सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा, और डिफरेंट स्लॉट यहाँ पे डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चन पेपर के भी यहाँ पे होने वाला है। और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो उसमें जो चीज़ें हैं, या जो भी ऑफलाइन रहेगा तो उसमें जो आगे मेरिट लिस्ट है वो किस तरह से बनने वाली है, जिसका जो आगे का प्रोसेस जो है वो देखा जाएगा, जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा तो वो कौन सी चीज़ों को देख के होगा। तो यहाँ पे आपका पेपर 2 जो होगा उसके बेसिस के भी यहाँ पे देखा जाएगा कि आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में बिठाया जाएगा। और इसमें एक और बात ये है कि अगर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आगे एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि पेपर 2 जो है उसमें सेम ही मार्क्स 2 कैंडिडेट्स ने लिए हुए हैं, या 3 कैंडिडेट्स ने लिए हैं, या 10 कैंडिडेट्स ने लिए हुए हैं, कि सेम ही मार्क्स हैं, तो उनको पेपर 1 के भी यहाँ पे देखा जाएगा कि पेपर 1 में उनके कितने मार्क्स आए हुए हैं, और उस भी यहाँ पे आगे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो प्योरिटी है उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। 100 रुपीज़ और 500 रुपीज़ यहाँ पे जो भी इनका फ़ी रहने वाली है तो वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। और इसके अलावा आपका जो आगे का जो प्रोसेस है, पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो होने वाला है सेट के बाद, जो कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड जो टेस्ट है वो आपका होगा, और उसके बाद ही आपका आगे का जो प्रोसेस है वो होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको मैंने बता दिया। और नेगेटिव मार्किंग से आप बचना चाहते हैं तो ई तरह का एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि 2 आंसर सही है तो आप उनमें से एक आंसर चूज़ करेंगे, और ऐसा नहीं है कि 2 आंसर सही हैं किसी क्वेश्चन में पाए जाते हैं तो उनमें से आप एक को ही वहाँ पे सर्कल करें, या उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो उसको टिक करें, और वहाँ पे आपके आंसर को प्योरिटी जो है वो दी जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे होने वाली है। और सेट टेस्ट में क्वालिफाइड होने के लिए आपके पास 35% जो मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए, और 30% जो मार्क्स है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए होने चाहिए। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है क्लास 1 और क्लास 2 की भर्तियों के लिए। और इसके बाद जो भी आपका CBT हो जाएगा और इसका पेपर 2 जो होगा वो भी आपका यहाँ पे इवेलुएट हो जाएगा, तो जो भी आपका आगे छटनी की प्रक्रिया रहेगी जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए देखा जाएगा, तो उसमें ये होगा कि 1 to 10 जो पोस्टें होगी तो उसमें आपको 1:6 की रेशो के भी यहाँ पे जो छटनी की प्रक्रिया वो की जाएगी, और +3 और पोस्टें कैटेगरीज के भी यहाँ पे ऐड की जाएंगी। और 11 अबव जो पोस्टें होंगी तो 1:5 की भी यहाँ पे जो आगे के कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। और इसके अलावा सीक्रेसी सेल जो होगा वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी भर्तियों का प्रोसेस है, जो भी OTR में डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोडेड होंगे तो उनको चेक किया जाएगा, और उस भी यहाँ पे आगे की जो प्रक्रियाएं हैं जैसे कि पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके लिए कैंडिडेट्स को वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा।
और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको पता होगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट किस तरह का होने वाला है। इसमें आपको और भी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट आपका कंडक्ट होने वाला है 30 मार्क्स का क्लास 1 और क्लास 2 की भर्ती के लिए। और उसमें ये देखा जाएगा कि 40% मार्क्स आपके आने चाहिए पर्सनैलिटी टेस्ट में, जो कि 12 है। और यहाँ पे वो की जनरल कैटेगरी के लिए बताए गए हैं, और 30% यहाँ पे 9 मार्क्स जो हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बताए गए हैं, जो कि 30 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट आपका जो है वो होने वाला है। और इसमें मार्क्स यहाँ पे आपको पता होगा कि उसमें मार्क्स पहले कम हुआ करते थे, इस बार आपके 30 मार्क्स का जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट है वो होने वाला है। और जनरल कैटेगरी के लिए 12 मार्क्स जो हैं यहाँ पे क्वालिफाइड करने के लिए चाहिए। और इस तरह से आपका जो प्रोसेस है वो होने वाला है। और जो भी नॉर्मली ऐसा होता है कि सिंगल पोस्ट जो है और उसके लिए 3 जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे एलिजिबल पाए जाते हैं, इन्होंने और भी तरह की जो टर्म एंड कंडीशन उनके बारे में बताया गया है। बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि सेट जो आपका होने वाला है 120 मार्क्स का, और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है जो कि 30 मार्क्स का होगा, उसी को ही डिटरमाइन किया जाएगा यहाँ पे फाइनल रैंकिंग के लिए, जो कि आपकी सिलेक्शन जो है वो होने वाली है। तो उस तरह से ही आपकी जो सिलेक्शन है यहाँ पे होगी। सेट जो आपका होने वाला है और इसके अलावा जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, तो दोनों के मार्क्स को देखा जाएगा, और उस बिहाफ पे ही जो फाइनल रैंकिंग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होने वाला है। तो ये क्लास 1 और क्लास 2 के लिए है। और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे एलिजिबल बताई गई हैं कि आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। और इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि आपका जो भी कॉल लेटर रहेगा तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो भी कंडक्टेड होगा, यहाँ पे ये भी एक और बात है जो कि डिपार्टमेंट के लिए ही है, कि जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, वो टू बी चेयर्ड आइदर बाय द चेयरमैन और मेंबर ऑफ द नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। कि जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट है वो चेयरमैन या चेयरमैन के द्वारा जो भी नॉमिनेट किया गया है तो उनके द्वारा किया जाएगा। सिंगल मेंबर हो सकता है या मल्टीपल मेंबर भी हो सकते हैं। और सीक्रेसी जो ब्रांच है वो सीधा ही जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जो भी मार्क्स होंगे या जो भी यहाँ पे मल्टीपल मेंबर बोर्ड की जो भी यहाँ पे कमेटी बनाई होगी या जो भी नॉमिनेट किए होंगे कैंडिडेट, जो भी वहाँ पे स्टाफ होगा, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो चेयरमैन के पास जो भी इनका पर्सनैलिटी टेस्ट का क्राइटेरिया है तो उसको वहाँ पे भेजें। और जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट पे जो भी कैंडिडेट जो हैं उनको वहाँ पे देखा जाएगा और उनके मार्क्स को चेक किया जाएगा, और उसके बाद मीटिंग डिसाइड की जाएगी, और सभी चीज़ों को देख के ही जो भी सिलेक्शन या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ पे चूज़ किया जाएगा, और देन रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा। तो विद इन ये भी चीज़ें बताई गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें जो भी पर्सनैलिटी टेस्ट है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो 30 मार्क्स का होने वाला है, तो उसमें किस तरह के जो क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। तो डोमेन नॉलेज के भी यहाँ पे होंगे, स्किल के बारे में हो सकते हैं, टीचिंग स्किल के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई भी मैटर जर्नल इंटरेस्ट हो सकता है, या नॉलेज ऑफ लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में, आर्ट के बारे में, या और भी चीज़ें हो सकती हैं। या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि करंट अफेयर जनरल नॉलेज एज वेल एज यहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स के रिलेटेड हो सकते हैं, या कोई भी मैटर हो सकता है जो कि इंटरव्यूअर वहाँ पे पूछ सकता है। या इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी के, या इसके अलावा जो भी इंटरेक्ट विद पीपल, जो भी एबिलिटी होती है किस तरह से इंटरेक्ट किया जाता है पीपल को, तो अलग अलग तरह के अवेयरनेस के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट है और उसके रेलिवेंट ही क्वेश्चन होंगे, उसके इंटरेस्ट के बिहाफ पे ही, या लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, या स्किल क्या है, या उसका जो भी माइंडसेट है उस बिहाफ पे जो क्वेश्चन है पर्सनैलिटी टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो इस तरह का आपका क्लास 1 और क्लास 2 की भर्ती का जो प्रोसेस है वो होने वाला है, और इस तरह से ही जो फाइनल सिलेक्शन है वो दी जाएगी। और ये सीक्रेसी ब्रांच और जो भी सेक्रेटरी हैं और इसके साथ साथ जो चेयरमैन है और कमीशन जो है वो सभी इन्वॉल्व होने के बाद ही बहुत अच्छे तरीके से जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी इन्वॉल्व होंगे शुरू से ही, सबको जो जिम्मेदारियां हैं वो दी गई हैं। जैसे कमीशन के ऊपर भर्तियों का प्रोसेस है, उसके बाद जो भी जैसे कि कहीं पे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो उसके लिए भी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वहाँ पे जांच करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पे या नहीं है, उन चीज़ों को देखा जाएगा। जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो वहाँ पे एक टीम होगी, वो देखेगी कि किस तरह के एग्ज़ाम हैं वो सही से कंडक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मैंसन की हुई हैं। तो सारी ही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या सारा ही जो प्रोसेस है वो उस तरह से देखा जा रहा है कि जिसमें पेपर लीक का मैटर या ट्रांसपेरेंसी जो है वो उस तरह की भी दी हुई है। तो यहाँ पे मैं खुद से बातें नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये सारी ही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो देन वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तभी मैंने आपको पहले ही बोला है कि वीडियो फुल देखना, तभी आपका जो विजन है वो कुछ अलग तरह का होगा, या जो भी आपका डिसीजन होगा वो आप ज़रूर बताना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो चेयरमैन रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, और कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कमीशन की भर्तियों के कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जो भी डेटा होगा उसकी एनालिसिस जो है वो चेयरमैन को और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको देनी है। जब भी वो मांगे या किसी भी तरह का कोई
कोर्ट केस होता है या कोई भी और अदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब डेटा के बारे में बात आती है, तो देन कमीशन उसमें रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे एंड में, कमीशन और चेयरमैन या इसके अलावा और जो बंदे इन्वॉल्व होंगे तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, उनके बारे में होप्स मैंने बता दी है कि किस तरह से जो रिजल्ट है अप्रूव किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को जो यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं तो उनके बिहाफ पे ही अप्रूवल मिलने के बाद ही जो डिक्लेरेशन है पर्सनैलिटी टेस्ट को देखा जाएगा। फाइनल जो डिक्लेयर किए जाएंगे कैंडिडेट्स तो उनको जल्द से जल्द किया जाएगा। तो यहाँ पे टाइम को भी देखा गया कि टाइम भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंडक्ट ना की जाए। 6 मंथ के पहले ही इन्होंने जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं कि 6 मंथ ओवरऑल लग सकता है अलग अलग प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। और रिक्रूटमेंट क्लास 3 की पोस्टों के लिए अब हम उस बारे में जान लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ पोस्टें ऐसे भी हैं कि जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ, एक और बात यहाँ पे बताई गई है कि इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू ज्वाइन द पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन, अगर वहाँ पे कोई कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो गया है, उसको नियुक्त कर दिया गया है और फिर भी वो वहाँ पे नहीं पहुँचता है कि वो उस पोस्ट को अपॉइंट नहीं कर पाता है, वो ड्यू टू कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कोई पोस्ट जो है वो नहीं निकाली जाएगी। कोई और अदर एग्जाम जो होता है कंडक्ट होता है, चाहे वो सिविल जज का हो सकता है या इसके अलावा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो सकता है या इस तरह के और एग्जाम जो कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे वो क्लास 3 या नॉन गैजेट के भी हो सकते हैं, तो उस बिहार पे उन रूल्स के बिहार पे वहाँ पे जो नियुक्ति है वो दे दी जाएगी और वहाँ पे जो ज्वाइनिंग है उसको देखा जाएगा और अंगेज जो भी रूल रेगुलेशन है उस बिहार पे ही जो रिप्लेसमेंट है या जो भी ज्वाइनिंग है उस कैंडिडेट को दी जाएगी। ऐसा नहीं कि एकदम ही किसी और को वहाँ पे नियुक्त कर दी जाएगा, तो उस चीज़ को भी देखा जाएगा। और पोस्ट वैकेंट रहती है तो उसको देखा जाएगा और उसके बाद जो भी अदर एग्जाम होगा तो उसमें जो पूर्ति है वो की जाएगी। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट टू क्लास 3 पोस्टिस। जो भी रिक्रूटमेंट है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है क्लास 3 की भर्तियों का, तो वो किस तरह का होने वाला है, थोड़ा सा सेम ही है यहाँ पे भी। पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है क्लास 3 की भर्तियों के लिए भी। और इसमें जो भी पेपर 1 होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस या ऑफलाइन दोनों हो सकता है। सेम डे पे रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। और नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश जो होगा GK का वो 30 मार्क्स का होगा और जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स का वो भी 30 मार्क्स का होगा। और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 20 मार्क्स की होने वाली है। और इसके साथ मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेम डे पे आपका ये होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी जो मैथ और रीजनिंग है वो इन्वॉल्व नहीं है। और इसमें भी क्वालिफाइड होने के लिए 35 मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी और 30 मार्क्स जो रहेंगे वो अनरिजर्व जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए होने वाले हैं। और पेपर 2 जो होगा उसमें इस तरह का है, उसमें आपको मैंने पहले बताया कि सेट जो है वो इन्वॉल्व किया गया है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, जिसमें आपको 100 मार्क्स के जो भी सिलेबस के क्वेश्चन आएंगे वो होने वाला है 100 मार्क्स का। यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेट होने वाला है जो कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो होने वाला है, इसमें 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो बताएगा सिर्फ कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और सिलेबस जो रहेगा आपको मैंने पहले बताया कि आपकी रेलेवेंट पोस्ट के बिहार पे रहेगा। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस तरह का रहेगा, अगर आप पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं, किसी और भर्तियों के लिए अप्लाई करते हैं, पटवारियों के लिए, किसी और चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं तो उस तरह का, चाहे वो कलर की भर्ती हो सकती है, PN की, चौकीदार की, तो उस तरह की चीज़ें आपकी होने वाली हैं जिसमें क्लास 3 की भर्ती ये सारी ही आने वाली है। तो उस तरह का आपका जो प्रोसेस है वो होने वाला है और इसमें भी 1 स्लॉट दिया जाएगा और सिंगल स्लॉट के भी हाथ पे ही जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो होगा। और उसके बाद जो इवनिंग सेशन है उसमें आपका यहाँ पे जो पेपर 2 है जो सेट है वही कंडक्ट होगा और इसमें परफॉर्मेंस देखी जाएगी। पेपर 2 में कैटेगरी जो जोन रहेगा जो कंसीडर करेगा वो यहाँ पे रेशो देखी जाएगी, 1:2 की रेशो 1:5 पोस्टों के लिए और +2 और पोस्ट जो है वो ऐड की जाएगी और 6 अबव होंगी तो 1:2 की रेशो के भी यहाँ पे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और इसके अलावा फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट जो बनेगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि जैसे कि पेपर 2 में जितने मार्क्स लिए हुए हैं तो उस बिहार पे देखा जाएगा और उसी भी यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस होने वाला है तो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो उस भी यहाँ पे ही जो चीज़ें हैं वो होने वाली हैं। तो पेपर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर पेपर 2 में इक्वल मार्क्स आते हैं तो उसमें ये देखा जाएगा कि जो आपका पेपर 1 हुआ था उसमें कितने मार्क्स आए हुए हैं। अगर वो भी सेम होते हैं तो उसके बाद देखा जाएगा एज का फैक्टर, और एज का फैक्टर भी सेम होता है या उस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें देखा जाएगा फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मीन्स यहाँ पे ये बात होने वाली कि पेपर 2 के मार्क्स यहाँ पे सेम आते हैं कुछ कैंडिडेट्स के तो पेपर 1 को चेक किया जाएगा, पेपर 1 में सेम मार्क्स आते हैं फिर भी कुछ कैंडिडेट के तो उसके बाद एज को देखा जाएगा और जिसकी ज़्यादा एज है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे होने वाली हैं।
और रीचेकिंग जो है वो उसके लिए भी थोड़ा सा क्राइटेरिया बताया गया है, बट जो भी अलोनेंस यहाँ पे होने वाली है, अगर सीबीटी होता है या उस तरह की रीचेकिंग वहाँ पे नहीं करवाई जाएगी। और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे आपको मैं बता रहा था कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो वहाँ पे देखे जाएंगे। डिप्यूटी जो कमिश्नर हैं वो सारे ही इन चीज़ों को देखेंगे। एग्जामिनेशन जहाँ पे कंडक्ट होगा तो सारी ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों को दी गई है, सेंटर सुपरिटेंडेंट है, डिप्यूटी सेंटर सुपरिटेंडेंट है, तो और भी जो चीज़ें हैं वो देखेंगे कि किस तरह का जो प्रोसेस है वो होने वाला है। बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किए गए हैं एक तरह की ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो इस तरीके से जो फंक्शन है, जो भी सीक्रेसी ब्रांच रहेगी वो डीलिंग करेगी, कॉन्फिडेंसली करेगी। जो भी वर्क रहेगा उनका, चाहे वो एग्जामिनर होंगे या एक्सपर्ट होंगे या जो भी प्रिंटिंग ऑफ पेपर्स होंगी, तो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी और उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी जो है वो होने वाली है। तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। एससी एसटी ओबीसी या जो भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उनको एज में जो इलेक्शन दी जाती है तो उनके बारे में जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहेगा, ऑफलाइन टेस्ट जो होगा वो 70 डेज़ के अंदर उसका रिजल्ट जो है वो निकाल दिया जाएगा। और कट ऑफ भी यहाँ पे बता दी जाएगी। जो भी प्रीमिनरी आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि सीबीटी या जो भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होने वाला है ऑफलाइन, या सेट होने वाला है या पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है, तो वो 7 डेज़ के अंदर उसकी जो भी डिक्लेरेशन है, जो भी फाइनल रिजल्ट होने वाला है कैंडिडेट्स का, तो वो जल्द से जल्द निकलवा दिया जाएगा। तो 7 डे इसके लिए बताए गए हैं। सेट का जो भी आपका होने वाला है या सीबीटी ऑफलाइन जो है वो 7 दिनों में निकाल दिया जाएगा, जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए नियुक्त किए जाएंगे कैंडिडेट्स। पेन जो पर्सनैलिटी टेस्ट का है उसके लिए मेनली यहाँ पे बताया गया है। जो सेट का है, सीबीटी का है, तो वो 75 डेज़ तकरीबन लग सकते हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट का 7 डेज़ के अंदर हो जाएगा। तो मिनिमम यहाँ पे इन्होंने 110 या 120 जो डेज़ हैं उसके बारे में बताया गया है। विद इन 4 to 5 मंथ यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो टाइम पीरियड होने वाला है, जिसमें फॉर्म ऑनलाइन भी अप्लाई करने के बारे में होगा, एग्ज़ाम के बारे में भी होगा, और इसके अलावा जो भी छटनी प्रक्रियाएं होगी वो सारा ही टाइम यहाँ पे शेड्यूल बनाया गया है। और उस भी यहाँ पे कम से कम 120 या 110 डेज़ के अंदर, या मान लो कि 5 मंथ के अंदर यहाँ पे इन्होंने जो सारा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करवाने के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा जो भी डिसएबिलिटीज़ कैंडिडेट होंगे तो उनके पास 40% डिसएबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनके बारे में बताया गया कि स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड या मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट वहाँ से लिया होना चाहिए, इशू किया होना चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें बताई गई। सभी के बारे में जो चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। और सीटिंग के बारे में भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि सीटिंग भी वहाँ पे देखी जाएगी, किस तरह से जो भी सीटिंग प्लान होगा जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो उसके बारे में देखा जाएगा। और भी जो रूल रेगुलेशन है वो डिपार्टमेंट के लिए होने वाली, कमीशन के लिए होने वाली है। और जो भी वहाँ पे चेयरमैन होंगे, सेक्रेटरी होंगे, या इसके अलावा और जो लोग वहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे, चाहे वो सीक्रेसी ब्रांच के मेंबर हैं या और भी जो वहाँ पे मेंबर नियुक्त किए जाएंगे, तो उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट दोस्त विद इन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द सेक्रेटरी। और इसके अलावा चेयरमैन अगर यहाँ पे अब्सेंस रहता है, लीव रहता है, या टूर पे कहीं पे चला होता है, तो देन सारी अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट की होगी और इस सेक्रेटरी जो है उसका भी होल्ड रहेगा। और कोऑर्डिनेशन ऑफ कमीशन वर्क चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी कोऑर्डिनेशन होगी कमीशन वर्क की तो वो चेयरमैन की होगी। और इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं कि जो भी पॉलिसी होगी उनकी चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कि जैसे कमीशन से काम करवाना हो गया या जो भी आगे चीज़ें आएंगी उनको हैंडल करना पड़ेगा। और इसके अलावा चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कमीशन के बारे में, एनुअल रिपोर्ट जो होगी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वो कमीशन के ऊपर होगी। लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन की, और चेयरमैन के द्वारा जो भी नॉमिनेटेड मेंबर किया होगा, और जो भी पब्लिकेशन एक्सपर्ट या सीक्रेसी या वर्क जो भी रहेगा तो वो चेयरमैन, और 1 मेंबर जो रहेगा नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन उसके ऊपर रहेगी। और हाउस कीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कमीशन बिल्डिंग, तो चेयरमैन एंड 1 मेंबर जो रहेगा नॉमिनेटेड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। और इसके अलावा ये जो था आपका जनरल टास्क जो थे उनके बारे में बताया था। और सेकंड एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया कि कमीशन की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके साथ साथ चेयरमैन की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स वो कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन एंड टाइम लाइन फॉर डीलिंग विद जो भी रिक्रूटमेंट रहेगी तो उनकी चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहेगा उनको प्रीव्यू करना होगा, उनको देखना होगा पोस्टों के बारे में, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अप्रूवल और रिजेक्शन और अप्लीकेशन इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट, जो भी अप्रूवल होंगे, फाइनल रिजेक्शन होगी, या जो भी कैंडिडेट रिजेक्ट किए जाएंगे तो वो कमीशन के ऊपर रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको देखना कि जो भी सही से वहाँ पे फिल हुआ है या नहीं हुआ। जो कैंडिडेट वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं तो प्रूफ ही होना चाहिए, और देन वो दिखा भी सके कल को कि इन कैंडिडेट्स को क्यों रिजेक्ट किया है और इनको क्यों सेलेक्ट किया गया है। तो सारी चीज़ें वही होंगी। और एनुअल या मैनुअल जो भी रिपोर्ट होगी कमीशन के ऊपर रहेगी। तो जो भी कॉन्फिडेंशियल जो वर्क रहेंगे, कॉन्फिडेंशियल जो वर्क रहेंगे, तो उनके बारे में बताया गया कि चेयरमैन के किस तरह से होंगे। तो ये सारी ही चीज़ें
बताई गई हैं और इन रूल्स के ऊपर सोचा जाएगा, कमीशन भी देखेगा और चेयरमैन होंगे वो देखेंगे, सेक्रेटरी देखेंगे और इस तरह का क्या फर्म जो भी वर्क फ्रेम होगा तो उन सभी के बारे में सोचा जाएगा और उसके बाद ही ये जो रूल हैं वो अमेंड किए जाएंगे। तो इस तरह से सोचा गया कि विद इन 4 to 5 मंथ के अंदर जो भर्ती का प्रोसेस है वो कंडक्ट करवाया जाए, चाहे वो क्लास 1 की है, 2 की है या क्लास 3 की है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और इसके साथ दोस्तों आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, क्योंकि अदर यूट्यूबर्स के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर उन्होंने यही बोला है कि आप ऐसे भी तैयारी कर सकते हो, ऐसे भी तैयारी करना शुरू कर दो और हम आपको सिलेबस जो है या क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करके देंगे। एक तरह की मोटिवेशन भी है और एक तरह साथ देने के बारे में बात करूं तो अभी सच एज अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो इन रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि भर्तियों का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द हो तो उससे पहले हमें पुरानी भर्तियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जिनका रिजल्ट डीबी और एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने को है। और जिस तरह की पहले की स्टेटमेंट थी सीएम जी की कि भर्तियों का प्रोसेस ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा और उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद इस तरह की जो अपडेट है वो सामने आ गई, तो एक तरह का यूथ को रोकने वाला भी एक जो प्रोपेगेंडा है वो देखा गया है। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जैसे कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या अलाइड की जो पोस्टें हैं उनकी रूल रेगुलेशन जो होंगे वो पहले की तरह ही होंगे, जो कि यहाँ पे 1973 के जो भी अमेंडमेंट रूल हैं उनको देखा जाता है तो उस तरह के ही होने वाले हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज की जो भी पोस्टें आएंगी तो उनका सिलेबस या एलोकेशन जो रहेगी ऑफ मार्क्स की तो रूल रेगुलेशन 2005 के बिहाफ पे रहेगा, टाइम टू टाइम जो भी उनकी अपडेट होती है। तो उस तरह के ये जो पोस्टें हैं इनके रूल रेगुलेशन में कोई भी चीज़ें जो चेंजिंग है वो नहीं की गई हैं। और इसमें रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्टें भी होने वाली हैं। नायब तहसीलदार की जो पोस्टें हैं 1973 का जो भी तहसीलदार सर्विस रूल्स जो बने हुए हैं तो उनको अमेंड करके ही जो भी सिलेक्शन होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा या जिस भी तरह का इनका क्राइटेरिया होगा तो वो कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसके अलावा और भी जो सब ऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज की जो पोस्टें होती हैं तो उनका क्राइटेरिया भी जो है वो उस तरह से देखा जाएगा क्लास 3 की भर्तियों के बिहाफ पे और एग्जामिनेशन रूल्स जो रहेंगे 2017 को इवेंट करके यहाँ पे देखा जाएगा। तो इस तरह से कुछ जो पोस्टें हैं उनका जो क्राइटेरिया वो पहले की तरह होगा। और जो क्लास 1 और क्लास 2 की जो मिनिमम अलग अलग तरह की पोस्टें हैं कॉलेज कार्य को छोड़ के, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कार्य की जो पोस्टें हैं उनको छोड़ के, तो उनका प्रोसेस इस तरह के ही होने वाला है जो मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया। और ओपिनियन ज़रूर बताएं, अभी भी हम आप ही के साथ खड़े हैं। और यहाँ पे विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मेरा ओपिनियन ये है कि अभी सरकार को इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि अभी प्रीवियस के रिजल्ट एग्ज़ाम और डीबी कंडक्ट नहीं हुए हैं और सरकार और तरह की चीज़ें यहाँ पे रख रही है और एक भली भांति कोई भी डिपार्टमेंट चला हुआ है और उसके रूल रेगुलेशन को चेंज करने में लगी हुई है। तो एक तरह की ये अलग बात भी है, क्योंकि अभी भी हम गोल गोल घूम रहे हैं इन रूल्स को अमेंड करने के लिए और इन सभी क्राइटेरिया को कंप्लीट करवाने के लिए भी टाइम लगेगा। और जहाँ तक रही पुरानी भर्तियों के रिजल्ट डीबी और जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बारे में बात है, तो उनको हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के रूल रेगुलेशन जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और उस तरह से भी वो कर सकते थे अगर स्टाफ को चेंज करते। तो एक तरह का एक और एजेंसी के बारे में सोचना और फिर किसी भी बोर्ड या कमीशन के रूल रेगुलेशन को चेंज करने के बारे में सोचना, तो हर चीज़ को आप छेड़छाड़ कर रहे हो, वहाँ पे उनको छेड़ रहे हो, तो देन उनको कब ठीक किया जाएगा तो वो जो भी प्रोबेबिलिटी है वो सामने देखने को नहीं मिल रही कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होने वाली है कि हमें एक सही डिसीजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब इन भर्तियों के लिए हम तैयारी करना शुरू कर देंगे तो कब तक जो पोस्टें हैं वो निकलेंगी और कब हम अप्लाई करेंगे, तो इसके बारे में जो क्लैरिटी है वो नहीं देखने को मिली है। और भी चीज़ें बहुत सारी होने वाली हैं, तो यहाँ पे जस्ट मैं यही बता रहा हूँ कि सरकार को इन सभी चीज़ों को अभी अमेंड करना एक तरह का सही फैसला नहीं है। चेंजिंग की है, हम उस बात को मानते हैं, अप्रिशिएट वर्क हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं, पहले भी ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है, बट कुछ जो चीज़ें हैं वो चेंज की गई हैं। बट क्लास 3 भर्तियों के लिए यहाँ पे 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं और क्लास 1 और क्लास 2 की भर्तियों के रूल रेगुलेशन के साथ भी छेड़ा गया है। तो उन सभी बातों को देख के एक ओवरव्यू दिया जाए तो ये एक सही बात नहीं है। और बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप ज़रूर बताएं। और फ्यूचर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो मैथ है, रीजनिंग है या और भी अलग अलग तरह का सिलेबस जो है वो 70 नंबर अपने पेट कर सकते हैं। जिनकी इंग्लिश वहाँ पे वीक है तो इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट रहते हैं तो 70 नंबर वो अपने कंप्लीट कर सकते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है। बट जो ओल्ड स्टूडेंट है या अभी जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ अटपटी सी बात होने वाली है कि उनको टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि क्लास 3 की भर्तियों वाले जो स्टूडेंट हैं जिनकी एज काफ़ी होगी या वो उस तरह का इस तरह की जो भी इन्होंने रूल रेगुलेशन की हुई तो उनको उनके साथ मैच करने के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होना
फील होगा वहाँ पे, क्योंकि वो कंफर्टेबल कुछ और चीज़ों पे थे और देन ये रूल रेगुलेशन आ गए। तो सभी के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो एज़ पर ओपिनियन देखा जाए तो मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया, आपका क्या ओपिनियन है वो आप ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो लंबी होगी है, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो देन आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरह का जो क्राइटेरिया है क्लास 3 की भर्तियों में, क्लास 2 की और क्लास 1 की भर्तियों का होने वाला है। तो सारी जानकारी दे दी है, और कुछ टॉपिक यहाँ पे छूटे होंगे या कुछ ऊपर नीचे बात हुई होगी तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, और अपना जो ओपिनियन है वो भी आप बता सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, और बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है तो उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।